नमस्कार दर्शकों, मैं विंसेंट आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे गाय पालन के बारे में, उनसे जुड़े बीमारियों के बारे में और उनके रोकथाम के बारे में। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जयसुंदर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कैरी से। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो साइंटिफिक वेज हम कहते हैं कैटल फार्मिंग के, उसके बारे में, और इनका जो यूज़फुल मेथड्स होते हैं हमारे द्वीपों में, उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। वैज्ञानिक विधि से गाय पालन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं और हमारे इन द्वीप समूह में गाय पालन की बहुत ही एक अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे अगर फार्मर कुछ वैज्ञानिक विधि से अगर गाय पालन करें तो अच्छे से अच्छा इनको फ़ायदा हो सकता है और इसे एक व्यवसाय के रूप में भी इसे अपना सकते हैं। आमतौर पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गाय की जो नस्ल है उतनी अच्छी नस्ल नहीं है, लेकिन नस्ल का भी सुधार और दूसरे कुछ उपाय हैं, इनका पालन करने से वैज्ञानिक विधि से यहाँ पे जो किसान भाई है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पाल सकते हैं और इसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जी जी, जैसे आपने कहा नस्ल के बारे में, डिफरेंट वैराइटीज स्पीसीज़ के बारे में, तो जो वैराइटीज़ हमारे इन द्वीपों में गायों की है, उनमें सबसे बेहतर कौन सा है, या फिर कोई अच्छा तरीका है जिनसे इन्हें हम बेहतर कर सकते हैं? जी ज़रूर है तरीका। यहाँ पे मुख्य रूप से हम देखते हैं कि गाय की जो नस्ल है, मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो एक देसी नस्ल है जो आमतौर पर आप चारों तरफ देखते हैं, इसके अलावा भी एक संकर नस्ल की प्रजाति है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि जर्सी गाय, यानी कि जो लाल रंग की होती है उसे हम जर्सी कहते हैं। और एक जो दूसरी संकर नस्ल की जो प्रजाति है जिसे हम कहते हैं कि हॉस्टिन फ्रीजियन, जो काले और सफ़ेद रंग की होती है। ये जो दो संकर नस्ल की प्रजाति है, इनका दूध उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कुल जो आबादी है, लगभग जो आबादी है गाय की हमारे इन द्वीप समूह में करीब करीब 45,000 के करीब है। हालांकि ये आबादी बहुत ही कम है और जो ये मुख्य आबादी हम देखेंगे गाय की जो है मुख्य रूप से दक्षिण अंडमान और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल नहीं के बराबर है पॉपुलेशन, और उनमें से करीब 10% जो है गाय की आबादी जो है संकर नस्ल की है। संकर नस्ल यानी कि अच्छा उसमें दूध उत्पादन होता है, लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान भी देना पड़ेगा कि उसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, तभी उनसे हम अच्छे से अच्छा फ़ायदा हम प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर यहाँ जो हम गाय देखते हैं वो देसी नस्ल की होती है। और जैसे आपने कहा कि निकोबार में ना के बराबर में है, तो पर्टिकुलरली कोई क्लाइमेट रीज़न है या फिर कोई अन्य कारण है जहाँ पे जिसके कारण वहाँ पे गायों की पालन नहीं होती है? सही कहा, क्लाइमेट रीजन। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी शुष्क है, ट्रॉपिकल हम जो क्लाइमेट कहते हैं, काफ़ी गर्म है, शुष्क भी होती है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है। इसके कारण जो है जो हमारे विदेशी नस्ल की जो प्रजाति है यहाँ पे उनको पालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर ये जो जर्सी और जो हॉस्टिन ब्रीड है विदेशी नस्ल की प्रजाति है और इसे टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि जो ठंडे जगह के इलाके हैं वहाँ पे इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। ये भी एक कारण है, जो जलवायु की एक समस्या, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी एक रीज़न है। और यहाँ के क्लाइमेट के जो अनुरूप यहाँ की जो देसी नस्ल है वो अपने आप को यहाँ पे ढाल चुकी है। तो इससे हम देखते हैं कि निकोबार में आप देखेंगे मुख्य रूप से सुअर और जो है बकरी की काफ़ी पॉपुलेशन है। वहाँ के जो आदिवासी हैं भाई बहन, उनको सुअर और बकरी से एक अलग तरह का उनका एक फैमिली, एक रिलेशन, एक एसेट है। तो ये भी एक कारण है। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक स्कीम के जरिए दिया गया था, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है गाय के अलावा बकरी और सुअर में ज़्यादा देखा गया। ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है, जलवायु का एक कारण है, हालांकि जरूर एक कारण है। जी। और जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, गायों के न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गाय पालन की बहुत ही अपार एक संभावनाएं हैं, लेकिन कोई भी गाय पालन हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे उस पर 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात जो आपने बताया बहुत ही न्यूट्रिशन, यानी कि उनका खान पान, दाना पानी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो मैनेजमेंट, उनका जो है रख रखाव। और तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मुख्य जो बातें हैं बीमारी यानी कि डिजीजेस। ये 3 चीज़ों का अगर किसान भाई सही से ध्यान रखें तो उनको गाय पालन हो, बकरी पालन हो, सुअर पालन हो, कोई भी एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ हो, उनसे काफ़ी अच्छा से अच्छा फ़ायदा उनको प्राप्त हो सकता है। जी सर। और जैसे आपने कहा कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है, और पर्टिकुलरली कोई ऐसा फूड होता है जो हमें गायों को देना होता है, या फिर पर्टिकुलर ऐसा कुछ उनके लिए आहार होता है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी तरह हो?
जी, जैसे मैंने बताया कि एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यानी कि न्यूट्रिशन, उनका खान पानी और उनका जो दाना पानी, ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है। अगर हम कोई भी पशु हो, चाहे वो देसी नस्ल की हो, चाहे वो संकर नस्ल की हो, उसका हम अच्छा से अच्छा ध्यान रखें, उसे अच्छा से अच्छा दाना पानी दें, तो बीमारी की समस्या तो आएगी नहीं। बीमारी हमेशा अंत में आते हैं, आखिर में आते हैं। अगर हम उसका रख रखाव सही रखें, उनको हम दाना पानी सही तरीके से दें, सही मात्रा में दें, सही समय में दें, तो उनको हम बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे इन द्वीप समूह की में एक दाना की काफ़ी समस्या है। यहाँ पे जैसे मक्का दाना में क्या होता है कि जिसे हम कॉन्सेंट्रेट फूड कहते हैं, जो दाना आमतौर पर राशन जो कॉन्सेंट्रेट मिलता है गाय के लिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज तत्व, इन सभी का मिश्रण होता है। इन सभी को मिलाकर एक बैलेंस्ड हम राशन कहते हैं, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, दाना के रूप में खली भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे उसकी संभावना कम है। हमें पूरा मुख्य भूमि से हमें डिपेंड रहना पड़ता है। जो भी हम दाना मंगाते हैं मुख्य भूमि से मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चावल और के अलावा गेहूं भी होता नहीं है, सिर्फ चावल ही होता है। और चावल की पैदावार भी बहुत ही कम होती है, जिससे कि हम सभी जानवरों को हम खिला सके, जिससे हम दाना बना सके। मक्का भी काफ़ी कम होता है, जो मुख्य भूमि से हमें मंगवाना पड़ता है दाना। तो अगर उस दाना का हम उपयोग हम करें, इसके अलावा जो फॉडर है, फॉडर यानी कि हरी घास, हरी घास की भी यहाँ पे मात्रा बहुत ही कम है। हालांकि इसका काफ़ी संभावना है। हमारे केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी इसमें रिसर्च किया है और इसके कई सारे उपाय भी विकसित किए हैं। जैसे इंटरक्रॉपिंग, यानी कि दो नारियल पेड़ या तो सुपारी के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे भी ये जो हरी घास है, जो बड़ी घास होती है, चारा वाली घास, इसका भी पैदावार कर सकते हैं, पशुओं को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पुआल की भी काफ़ी समस्या होती है। आजकल जितने भी जो पैडी लैंड्स हैं, यानी कि जो धान की जो खेती है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। साउथ अंडमान में आप देखेंगे बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है, जिससे जो है पुआल की जो संभावना है वो भी कम हो गई है, उसे हमें कम प्राप्त होता है। तो ये सब अगर हम का उपाय हम निकाल पाएँ तो इसकी काफ़ी संभावना है। और इसका जो मैंने बताया कि कैरी ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो विकसित की है इंटरक्रॉपिंग में। फॉडर कैसे उगाया जाता है, किस टाइप का फॉडर कौन से खेत में उगा सकते हैं, मेड़ी में, स्लोपी लैंड में, इंटरक्रॉपिंग में, वो सब हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे विकसित किया है। उसका अगर सही तरीके से पालन करें तो यहाँ पे जो चारा की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसको भी हम दूर भगा सकते हैं। और यहाँ पे जो राशन है, यानी कि जो दाना है, कॉन्सेंट्रेट फूड, यहाँ में भी कुछ फीड अवेलेबल हैं। जैसे नारियल है, नारियल यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती है। नारियल की खली भी जो है दाना के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्री फॉडर्स हैं। ट्री फॉडर्स यानी कि जो पेड़ जिससे हमें पत्ती प्राप्त होती है, जिसे बकरी और गाय बहुत ही चाव से खाती है, उसकी भी काफ़ी संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन यानी कि खाना पानी के बारे में अगर हम ध्यान दें तो हम बीमारी से दूर रख सकते हैं अपने जानवरों को। जी, जैसे आपने बहुत सुंदर रूप से कहा। और जैसे एक तो डिपार्टमेंट कैटल फार्मिंग करता है, गाय का पालन, और दूसरा होता है जो लोग अपने घर पे रखते हैं। इन दोनों में कई फ़र्क होते हैं, हम उस फ़र्क के बारे में जानना चाहेंगे। और वो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो चाहिए होता है, जो अपने घर पे पर्सनली पालते हैं, और उनको जो एडवाइस आप देना चाहेंगे। जी, एक तो आपने जैसे कहा कि डिपार्टमेंट, यानी कि इसको हम कहेंगे कि इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये है कि गाय को हमेशा बंद करके रखना, उसे बाहर में चरने के लिए नहीं छोड़ना। आमतौर पर ये आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पे इस टाइप की जो प्रणाली होती है उसका ये पालन करते हैं। और जो आमतौर पर किसान भाई कहते हैं उसे एक्सटेंसिव सिस्टम, यानी कि या तो आउट रेंज सिस्टम हम जिसे कहते हैं, कुछ देर के लिए रखते हैं, रात में बांध के रखते हैं दूध निकालने के लिए। उसके बाद सुबह जो है चरने के लिए छोड़ देती है, शाम को आ जाती है। इसमें दो चीज़ें का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है कि रहने का जो घर होना है, आवाज़ जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो या अन्य पशु हो, उसके लिए घर यानी कि आवाज़ का जो प्रबंधन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एक मुख्य बातें हैं। इंटेंसिव प्रणाली में ऑलरेडी वहाँ पे बना बनाया होता है घर, वहाँ पे चारा
कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ पे बैलेंस डाइट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चरने के लिए जो छोड़ते हैं किसान भाई, उसको सुबह छोड़ देते हैं, और इसके अलावा जो है कॉन्सेंट्रेट फीड भी बहुत ही कम देते हैं। जी सर। तो मैं यहाँ किसान भाइयों को मैं एक आग्रह करूँगा कि कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट फीड करीब 25 या 30 रुपए में 1 किलो में आ जाता है। अगर आप 1 किलो खिलाएंगे तो ज़रूर आपको 1 या 2 किलो दूध की वृद्धि होगी, और दूध की काफ़ी इसमें आजकल महंगा हो गया, 50 रुपये 60 रुपये में बिकता है, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। तो कॉन्सेंट्रेट फीड अगर किसान भाई इसका अपनाएं तो इसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। इसके अलावा जो फॉडर है जिसका मैंने जिक्र किया था, यानी कि चारा, अगर वो भी अपने जो छोटे से भी छोटा अगर एरिया है, अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर या तो 200 स्क्वायर मीटर भी जगह है, या तो आपके पास नारियल पेड़ है, सुपारी पेड़ है, वहाँ में भी इस तरह के चारा जो है आप नेपियर घास हो गया, इसके अलावा और भी हो गया ये बहुत सारे जो घास है जैसे पैराग्रास हो गया, इसको भी गिनी ग्रास, ये सारे घास आराम से उगा सकते हैं। आराम से उसी से ही आप 2 या 4 पशुओं को आराम से खिला पिला सकते हैं। तो यही मेन है। और जो इंटेंसिव प्रणाली है उसमें बाहर के पशुओं से उनको मिक्स होता नहीं है जी, और उसको समय समय पर टीकाकरण और दवाइयों का भी देना पड़ता है। जो आउट रेंज वाली प्रणाली है, यानी कि फार्मर्स जो प्रणाली अपनाते हैं, बाहर में चरने के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे जानवरों से मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीमारी फैलने की और बीमारी उनको होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाइयों ने आपकी बातों को बहुत गौर से सुना होगा। जो हम सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि जो डिजीज़ हैं इनमें, इनके बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि गाय जाते हैं, दूसरे जानवर से मिलते हैं, कंटामिनेटेड हो जाते हैं, तो इनके डिजीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे, और मुख्य तौर से किस डिजीज़ से गायों को हमें दूर रखना होता है। जी, मुख्य रूप से यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ 3-4 बीमारियाँ हैं गाय में। हालांकि उतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं है में मुख्य भूमि की अपेक्षा अगर हम उनके तुलना करते हैं तो, लेकिन कुछ कुछ बीमारियाँ हैं। जैसे यहाँ के जलवायु का मैंने जिक्र किया था, यहाँ की जो जलवायु है, पैरासिटिक जो बीमारी है, पैरासिटिक बीमारी मतलब परजीवियों से होने वाली जो बीमारी है, इसका जो है प्रकोप काफ़ी है। ये इसका जो मतलब ये है कि पेट की कृमि, जो हम आमतौर पर कहते हैं कि पेट के कीड़ा जो कहते हैं आमतौर पर किसान भाई, इसकी बीमारी जो है काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारी 3-4 बीमारियाँ हैं, जैसे फेसियोलिया हो गया, एम्फिस्टोम हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, सिस्टोसोमियासिस हो गया। ये 3-4 जो है कृमि जो है यहाँ पेट के जो कृमि है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका एक कारण ये है कि एक जो घोंगे होते हैं, जो छोटे छोटे घोंगे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बड़ा घोंगा होता है जो सब्जियां खाती है, एक और एक छोटी घोंगे होते हैं, छोटे छोटे जो तालाब के किनारे घास में चिपकी हुई रहती है। तो जो कृमि होते हैं इनका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, इस घोंगे से होकर गुजरता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये मान लीजिए कि कोई पशु इस कृमि से ग्रसित है, जब वो गोबर करती है तो गोबर में उसके जो अंडे जो हैं कृमि के आ जाते हैं, और वो जो अंडे हैं घोंगों के अंदर चले जाता है, घोंगे के द्वारा पत्ती में आ जाता है, और जब घास जब पत्तियों को खाती है तब इसके पेट में चला जाता है। तो इस तरह से ये जो है कृमि का जो है जीवन चक्र चलता रहता है, लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है। तो ये एक बहुत ही आम समस्या है हमारे इन द्वीप समूह में। और इसके अलावा और भी दूसरी जो बीमारियां हैं, आमतौर पर आप भी देखे होंगे कि यहाँ पे कई गायों के कंधे में जख्म होता है, जिसे हम कंधे का रोग भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि हमसोर। ये बीमारी भी हमारे इन द्वीप समूह में काफ़ी देखा गया है। हालांकि अभी काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन 80 के दशक में इस बीमारी से काफ़ी जानवर जो है ग्रसित थे, प्रभावित थे। और इसका बीमारी का जो मुख्य फैलने का कारण जो है मक्खी, ये जो घर में जो आमतौर पर जो हाउस फ्लाई बोलते हैं, मक्खी बोलते हैं, ये क्या करती है कि जो मान लीजिए कि कोई पशु के कंधे में घाव है, उसके जो परजीवी है, जब मक्खी जाके उस घाव में बैठती है तो मक्खी के शरीर में चले जाता है उसके अंडे, और जब दूसरे पशु के ऊपर बैठता है तो इसे ट्रांसमिट कर देती है, फैला देती है। तो इस तरह से ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाती रहती है। तो ये बीमारी होने से, कंधे का बीमारी, जलन होता है। जलन होने से वो किसी भी पेड़ या तो कोई भी ठोस जो भी एक चीज़ है उससे जाके कंधा रगड़ता है, रगड़ने में उसमें जख्म हो जाता है, खून का स्राव होता है, जिससे मक्खियाँ और आकर्षित होती है और फैलता है। तो ये दूसरी बीमारी है।
इसके अलावा और भी तीसरी बीमारियां जैसे फूट एंड माउथ डिजीज यानी कि खुरपका और मुंह पका बीमारी। ये बीमारी हालांकि पहले देखा नहीं गया था, लेकिन सुनामी जब 2004 में हुआ था, उसके बाद 2005 में इस बीमारी का पहला प्रकोप हमने देखा था 2005 में। इससे काफ़ी सारे जानवर प्रभावित हुए थे, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, ये सभी जानवरों में ये बीमारी फैलाता है। इसके जो मुख्य लक्षण है, मुंह और पैर में जख्म हो जाता है, पशुओं में दूध की उत्पादन काफ़ी मात्रा में घट जाती है, वृद्धि कम हो जाती है, कई बार पशुएं बांझ भी हो जाती हैं जी। तो इस बीमारी से बचने के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन शुरू किया था। उसके बाद ये काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया गया है। इसके अलावा भी और 2-3 जो बीमारियां हैं, जैसे थनैला यानी कि मैस्टाइटिस। थनैला का मतलब है कि थन जी, और थनैला यानी कि सूजन, थनों में सूजन। ये बीमारी भी आमतौर पर देखा गया है। वैसे तो ये बीमारी कई मुख्य भूमि में या तो पूरे विश्व भर में भी देखा गया है। ये बीमारी आमतौर पर आप देखेंगे कि संकर नस्ल की जो प्रजाति है उसमें ज़्यादा होता है, मतलब जो ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में ज़्यादा देखा गया है। इसमें क्या होता है कि थन में सूजन हो जाता है जी। जब गाय बच्चा देता है तो उसके थन में काफ़ी दूध होती है जी। और बाय चांस कभी थोड़े से अगर थन में कट हो जाता है या तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, छोटे बछड़ा या तो बच्चे जब दूध पीती है तो उसके दांत से भी कभी कट जाता है थन में। तो क्या है कि बीमारी जो है हमारे चारों तरफ फैली है जी। जमीन में है, मिट्टी में है, हवा में है, पानी में। जब वो थन जो है उस बीमारी के कीटाणु के संक्रमण में संपर्क में आता है तो ये प्रवेश कर जाता है। और दूध जो है बहुत ही एक अच्छा मीडियम है जिससे जो है थन में इन्फेक्शन हो जाता है। शुरू के स्टेज में क्या होता है कि सूजन हो जाता है, छूने में लाल हो जाएगा, दर्द देगा। दूध पीने जब बच्चा या तो बच्चे जाएगी तो उसे पैर मारकर हटाएगा, ये पहला जो है लक्षण है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि 1 या 2 दिनों में दूध का कलर जो है चेंज हो गया है, उसमें लाल रंग आ गया है। उसके कुछ दिनों के बाद 2 या 3 दिन में आप देखेंगे कि दूध का कलर जो है पस हो गया, पीप जैसा हो गया है। उसके कुछ दिनों के बाद अगर आपने इलाज नहीं किया तो बिल्कुल ही कठोर हो जाएगा, एकदम सख्त हो जाएगा जी। जब ये थन एकदम सख्त हो जाता है मतलब एकदम जो है बेकार हो गया, बीमारी जो है एकदम लास्ट स्टेज में आ गया है, तब इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बीमारी का भी इलाज आसानी से किया जा सकता है। और इसके अलावा जो और दूसरी जो बीमारी है जो हम लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं, हम जैसे यहाँ पे अंडमान फीवर के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही एक भयंकर बीमारी है। ये मनुष्यों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, गाय में भी होता है, बकरी में होता है, सुअर में होता है, कुत्ते में होता है, कई सारे जानवरों में ये बीमारी के जो है जीवाणु पाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से अबॉर्शन होता है यानी कि गर्भपात हो जाता है जी। जब पेट में गाय का बच्चा होता है करीब लेट स्टेज में 5 या 6 महीने में इसका गर्भपात हो जाता है। तो ये बीमारी भी कई देखा गया है। हम लोगों ने में यहाँ पे खून के जो नमूने हैं उसका भी हम लोगों ने जब जांच करके देखा तो इस बीमारी के जीवाणु पाए गए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आमतौर पर उतने घबराने लायक ऐसे नहीं है। फिर भी ये जो 3-4 बीमारियां जो बताया है, इस बीमारियों को अगर किसान भाई ठीक से ध्यान दे तो इस आराम से इसे बचा जा सकता है, इसको दूर कर सकते हैं जी जी। जैसे आपने कहा कि उनके कंधे पे वो चोट हो जाती है और मक्खियाँ उसमें बैठती है, तो क्या इन मक्खियों से मनुष्य में कोई बीमारी फैलने की आशंका है? नहीं, ये जो बीमारी जो मैंने बताया कंधे का घाव जी, इससे मुख्य मतलब जो है ट्रांसमिट ये करती है, लेकिन गाय में ही ट्रांसमिट करती है, मनुष्यों में इसका कोई ऐसा देखा नहीं गया है। इस बीमारी के कंट्रोल के लिए हमें हाउस फ्लाई, हालांकि एक ऑइंटमेंट आता है, इस ऑइंटमेंट को अगर किसी भी किसान भाई ये इस टाइप के जो सिम्टम्स या तो लक्षण देखते हैं कंधे में जख्म, ये ऑइंटमेंट उपलब्ध है। आप जो भी निकटतम पशु चिकित्सक केंद्र है वहाँ पे जाके ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसके पहले जो है एक अच्छी तरह से उसको रगड़ना पड़ेगा। जो जख्म है उसको जख्म को अच्छा से पोटैश परमैंगनेट जो लाल वाली जो दवाई है उसे पानी का घोल बनाकर उसे अच्छी तरह से रगड़ें और इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें 2 बार एक दिन में, करीब 10 या 14 दिन में आप इस्तेमाल करने से ये बीमारी का आराम से इलाज हो जाता है। साथ ही साथ नीम तेल का भी प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मक्खियों को दूर करना चाहिए। अगर आप मक्खियों को कंट्रोल कर लेंगे तो इस बीमारी से आराम से बचा जा सकता है।
मैं जानना चाहूँगा क्या डिपार्टमेंट की ओर से जितने भी इंटर आइलैंड्स हैं वहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चलता है गाय पालन को लेकर? हमारे जो ये संस्थान है, हमारा संस्थान का मेन उद्देश्य है कि अनुसंधान संस्थान, नाम से ही रिसर्च है, हम रिसर्च करते हैं, किसान भाइयों तक जाते हैं, किसान भाइयों की समस्याएं सुनते हैं, उसके बाद हम उन समस्याओं को अपने लैब में लाते हैं, उन समस्याओं का हल निकालते हैं, हल निकाल कर एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीकी हम बनाकर हम किसान भाइयों को देते हैं जी। इसका भी एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने बताया कि कंधे का घाव जो है, इसके ऊपर भी हमारे संस्थान में कई रिसर्च किए गए थे। इसका कारण क्या है, इसका कारण को जाना, इसको पहचाना, उसके बाद हमारे संस्थान में ही इस ऑइंटमेंट को बनाया गया है और इस ऑइंटमेंट को बनाकर इस्तेमाल करने में काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बताया कि 80 के दशक में ये बीमारी का प्रकोप बहुत भयंकर था, करीब 50 या 60% तक जो है गाय इस बीमारी से ग्रसित थे, प्रभावित थे। लेकिन आजकल आप देखेंगे इस बीमारी की समस्या काफ़ी कम है। तो इसका जो है हमारे संस्थान में ही है, तो हम हमेशा किसान भाइयों तक हम अपना संदेश जो है पहुंचाते रहते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी है, 3 कृषि विज्ञान केंद्र है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा भी बहुत सारे किसान भाई हमारे हमसे डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, हमारे संस्थान में आते हैं, और जैसे दूरदर्शन है, आपके माध्यम से भी हम ये सब संदेश हम पहुँचाते रहते हैं जी। जैसे कोई यदि व्यक्ति अगर अपने घर पे गाय पालन करता है और गायों को लेके कोई समस्या होती है, कोई भी डिजीज़ अगर उनमें होता है, वो सबसे पहले क्या करे और यदि आपके पास आए तो क्या सुझाव देंगे आप? किसान भाई, जैसे मैंने कहा कि बीमारी जो है अंत में आता है जी। मैंने जो 3 पॉइंट मैंने बताया था, सबसे पहले जो है खान पान यानी कि न्यूट्रिशन, सेकंड जो है मैनेजमेंट यानी कि रख रखाव में आपका जो है आवास प्रबंधन आता है, उसको कैसे आप रखते हैं, कैसे उसको देखभाल करते हैं, ये सारी बातें आते हैं। अंत में डिसीज आता है। अगर ये दोनों चीज़ों का अगर ध्यान रखें किसान भाई, तो आराम से कोई भी बीमारी से आप दूर रख सकते हैं। इसमें कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। जैसे आवास जो प्रबंधन है, यानी कि घर जो है, पशुओं का घर, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़े ज़मीन से उठकर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश की हमेशा 7 या 8 महीने लगातार बारिश होती है। निचले जो स्थान है वहाँ पे पानी जम जाता है, इसलिए जो भी पशु घर है ज़मीन से करीब 1 या 2 फीट अगर ऊंचे बनाए, थोड़ा सा ऊंचे, ताकि उसमें पानी जमना ना पड़े। पानी जमने से वहाँ पे गंदगी हो और गंदगी से बीमारी फैलेगा। उसके अलावा डेली जो है आप गाय का जो घर है, फर्श की आप सफाई करें। कोई भी एंटीसेप्टिक या तो लोशन है, या तो फिनाइल हो गया, डिटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, इससे अच्छे सफाई करें। गोबर जो है, मलमूत्र है, उसको अच्छे से साफ़ कर दें। और गाय का गोबर और गाय का पेशाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही उसका लाभ है। उसको आराम से आप एक गड्ढे करके उसमें वर्मी कंपोस्ट या तो कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं और उसको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फर्श की अच्छी से धुलाई करना चाहिए डेली। इसके अलावा जो मैस्टाइटिस जो होता है, मैंने बताया, जो ग्वाला होता है, किसान भाई जब दूध निकालते हैं, अपने जो हाथों के नाखून होते हैं उनको हमेशा काट कर रखना चाहिए, छोटे रखना चाहिए, अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। और दूध निकालने के पहले और दूध निकालने के बाद थन को अच्छे से धो लें। उसमें अगर सैवलॉन का इस्तेमाल करें थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा, ताकि जो है उसमें कंटेमिनेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो। खास तौर पर किसान भाई नेल जो है, अपने नाखून जो है और अंगूठी, ये इसका अवॉइड करना चाहिए, जिससे उसमें अगर थोड़ा भी कट आ गया तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। और जो दूध के जो बर्तन है, दूध का जो बर्तन है उसे भी साफ रखें, ताकि जो दूध है, दूध एक ऐसा चीज़ है जिससे बीमारी तुरंत फैल जाता है। अगर दूध अगर ठीक सही बर्तन में रखें तो उसमें काफ़ी हम बीमारी का उसमें हम रोक सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे गाय जब भी बच्चा देती है, शुरू में जो 3-4 दिन तक गाढ़ा जो दूध आता है, जिसे हम कहते हैं कि कोलोस्ट्रम, इसका जो है गाय बच्चों को, कई सारे किसान भाई लोगों का एक गलत जो मिथ है, गलत जो धारणा है, वो दूध फेंक देते हैं। कई सारे किसान भाई हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, गाय बच्चों को भी पीने नहीं देते हैं। उसको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि गाय के बच्चों को ज़रूर पिलाइए, क्योंकि इसमें जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है 15 गुना ज़्यादा है नॉर्मल दूध से। न्यूट्रिशन वैल्यूज भी रहती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस भी रहती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें काफ़ी होती है। तो इन सभी चीज़ों का अगर किसान भाई सही तरीके से पालन करें, फूड जो है सही खिलाएं, मैनेजमेंट, तब डिजीज़ से आराम से, यानी कि बीमारियों से बच सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। जी सर,
आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ही सुंदर रूप से और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे किसान भाइयों को और जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें समझाया कि हम किस तरह गाय पालन करें। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर जय सुंदर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कैरी से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से हमें बताया कि हम गाय पालन कैसे करें, इनकी बीमारियों के बारे में और इनका रोकथाम के बारे में। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।